हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। फ्रेंड्स, आज है डेट 18 अक्टूबर। देखें करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों काजीरंगा नेशनल पार्क की। काजीरंगा नेशनल पार्क देखिए कहाँ है, ये आपको जस्ट पता होना चाहिए। थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखो काजीरंगा नेशनल पार्क ये आसाम में है। अब आसाम कहाँ है, देखो ये है नॉर्थ ईस्ट के सेवन सिस्टर प्लस वन बोलते हैं। बहुत सारे लोग को ये नहीं पता होगा, या तो या पता होगा तो याद नहीं रहता है ना। सेवन नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री को बोलते हैं, इसको चिकन नेक गलियारा बोलते हैं। आपने कई बार सुना होगा चिकन नेक। ये इसलिए बहुत, देखो इंडिया का ये बॉर्डर इतना आके यहाँ पे पतला हो जाता है ना। इसको हम बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, तो आपसे कई बार एग्जाम में पूछ ले कि चिकन नेक गलियारा कहाँ है या कॉरिडोर कहाँ है, तो याद रखिएगा इसको ही हम बोलते हैं चिकन नेक। ठीक है, ये हमारा चिकन नेक है, क्योंकि मुर्गी की गर्दन जैसी है। मुर्गी या मुर्गा कह लो आप, दोनों की गर्दन जैसी लगती है ना, तो ये इसीलिए हम इसको चिकन नेक बोलते हैं। अब बात करते हैं कि देखो काजीरंगा नेशनल पार्क अभी मतलब चर्चा में क्यों है, तो यहाँ पे बटरफ्लाइज की ना बहुत ही ज़्यादा स्पीसीज मिली हैं, डाइवर्सिटीज मिली हैं। ठीक है, तो नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में। इसके बाद सेकंड नंबर पे ये पार्क आता है जहाँ पे इतनी बटरफ्लाइज की स्पीसीज मिलती है। पहले नंबर पे कौन आता है? पहले नंबर पे आता है नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश। अब ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश ये है। तो इन स्टेट्स के नाम आपने सुना होगा, लेकिन आपको कहाँ कहाँ ये है एक्चुअली में, इसकी एग्जैक्ट सिचुएशन, लोकेशन आपको नहीं पता होती है ना। कई बार हमसे पूछा जाता है कि सबसे पहले ऊपर से बताओ कि कौन सा स्टेट है, तो हमें पता ही नहीं चलता। हम नाम भी लेते हैं तो कई बार हम इसमें से एक दो नाम स्किप कर जाते हैं। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ जिससे कि आप इसको याद रख सकते हैं। देखो, हम सबसे पहले ना किनारे से चलेंगे जिससे कि हमें ये नाम याद रह जाए। देखो, सबसे पहले आता है अरुणाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी क्या है? ईटानगर। फिर सेकंड नंबर पे आता है नागालैंड, जिसकी राजधानी कैपिटल क्या है? कोहिमा। फिर उसके नीचे आएंगे तो आता है आपका मणिपुर, जिसकी कैपिटल क्या है? इम्फाल। और इसके नीचे आता है आपका मिजोरम, जिसकी कैपिटल क्या है? आइजोल। देखो अभी मैं नाम पढ़ के बता रहा हूँ, इसका ट्रिक भी बताऊंगा कि आप इसको कैसे याद रख सकते हो। दो चार बार करोगे याद हो जाएगा। मुझे तो याद हो गया, तो आपको भी याद ही हो जाएगा, है ना। इससे आगे बढ़ेंगे तो देखो यहाँ पे ऐसे हम ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, किनारे किनारे बस ना। तो देखो नीचे आओगे इसके इधर तो आपको ये त्रिपुरा पड़ता है, जिसकी कैपिटल अगरतला है। उसके ऊपर पढ़ोगे तो मेघालय, जहाँ पे गारो खासी जयंतिया ट्राइब्स ही पाई जाती हैं। प्लस यहाँ पे हिल्स भी हैं। ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है? शिलोंग। फिर इसके बाद इधर आओगे तो ये आसाम आ जाता है सेंटर में। इसकी कैपिटल क्या है? गुवाहाटी। और एक सिक्किम जो 1976 में भारत का पार्ट बना था। ठीक है, इसकी कैपिटल क्या है? गंगटोक। ये बेसिकली इसको हम इसलिए सेवन सेवन सिस्टर्स बोलते हैं इन राज्यों को। और प्लस वन सिक्किम को लेके हम इसको बोलते हैं 7+1, या 7 सिस्टर+1 बोल देते हैं। ठीक है, तो ये टोटल 8 स्टेट होते हैं। अब मैंने इसको कैसे याद रखा है, तो मैं सीक्वेंस समझाता हूँ। मैंने अरुणाचल प्रदेश का बस अरु ले लिया। ठीक है, नागालैंड का ना ले लिया, मणिपुर का मा ले लिया, और मिजोरम का मी ले लिया, और त्रिपुरा का त्रि ले लिया। फिर उसके बाद मेघालय का मे ले लिया, और आसाम का आस ले लिया। ठीक है, मतलब बेसिकली आप इसको याद कैसे कर सकते हो, ये हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको समझाता हूँ कि मैंने आपको क्या यहाँ पे बताया है ना। देखो दोस्तों, मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि देखो अरु से अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ना से नागालैंड हो जाएगा, मा से मणिपुर हो जाएगा, मी से मिजोरम हो जाएगा, त्रि से त्रिपुरा हो जाएगा, मी से मेघालय हो जाएगा, आ से आसाम हो जाएगा। तो आपको लिखना क्या है? देखो अरुणा, आपकी मामी है अरुणा, उनका नाम है अरुणा, है ना। अरुणा मामी, त्रि में आस। ठीक है, अरुणा मामी तीन में आस्क, या ट्री में आस्क। ठीक है, ऐसे कुछ आप लिख बोल सकते हो, मैंने ऐसे याद रखा है। अरुणा, अरुणा मामी, अरुणा मामी। ठीक है, अब इतना ही याद कर लो तो आपको चार तो याद हो जाएंगे ना। देखो अरुणा मामी, अरुणा मामी। ठीक है, अरुणा मामी, अरुणा मामी, ये आपको ऐसे याद करो, अरुणा मामी त्रि में आस्क। ठीक है, तीन में आस्क, तीन में आस्क, तीन में आस्क, तीन में आस्क, ऐसे कर लो। ठीक है, तो ये ऐसे आप बोलोगे तो आपको तीन चार बार तो याद हो जाएगा। अरुणा मामी तो आपको याद ही हो गया होगा, त्रि में आस्क कर दोगे तो ये याद हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रहेगा कि सबसे ऊपर अरुणाचल प्रदेश आता है, देन नागालैंड आता है, देन मणिपुर आता है, देन मिजोरम आता है, देन त्रिपुरा आता है, मेघालय आता है, और उसके बाद आसाम आता है, और उसके बाद बच जाता है इधर सिक्किम। तो ऐसे आप इसकी स्टेट्स भी याद रख पाओगे। ठीक है, तो याद रखिएगा नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में है। ये एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपका काजीरंगा नेशनल पार्क। चलिए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बात करेंगे दोस्तों कोरियन पेनिनसुला की। देखो कोरियन पेनिनसुला है कहाँ पे, तो आप देखोगे इधर आप चाइना का जो ईस्ट साइड है ना, उधर ये है एक्चुअली।
सिचुएटेड है, ठीक है। जब हम मैपिंग का भी वीडियो कुछ दिन में स्टार्ट करने वाले हैं, जब हम मैपिंग स्टार्ट करेंगे ना, तो वहाँ पे आपको मैं सारे वर्ल्ड की मैपिंग कराऊंगा, जिससे कि आपको जब भी मैं कोई देश का नाम बोलूंगा तो आपको याद होना चाहिए कि यार ये कंट्री यहाँ पे है, इसके इतने बॉर्डर लगते हैं, है ना। देखो इधर आप आओगे तो येलो सी आ जाता है, ठीक है। तो आप इधर देखोगे तो ये आपका नॉर्थ कोरिया है। बेसिकली देखो ये जो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, इसको हम कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं, इसको कंबाइन करके इसको पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, कोरियन पेनिनसुला बोलते हैं। इवन 1910 के आसपास से 1910 से लेकर 1945 तक इस पे जापान का ही कब्जा था, है ना। जापान पहले बहुत अग्रेसिव स्टेट था, बहुत ज्यादा था, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में जब हिरोशिमा नागासाकी परमाणु बम गिरा उससे पहले तक वो बहुत अग्रेसिव कंट्री था, है ना। उन्होंने बहुत 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 ज्यादा मतलब कब्जा कर रखा था। तो इस टाइम तक तो ये नॉर्थ मतलब कोरियन पेनिनसुला था, लेकिन 1950 के आसपास इनके बीच ना गृह युद्ध छिड़ जाता है, तो ये बढ़ जाते हैं दो भागों में। जब ये बढ़ता है तो इसको बोलते हैं 38th पैरेलल लाइन, ठीक है। इसलिए इसको याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेगा 38th पैरेलल लाइन कहाँ पे है। अब अभी मैं आपको ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, है ना। एक तो ये भी बात आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये मैं अभी आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। हुआ क्या है, किम जो उंग ने, जो नॉर्थ कोरिया के बेसिकली शासक हैं, ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो ये बॉर्डर है ना, इसके बॉर्डर के आसपास जैसे मान लो रास्ते बने रहोगे, इधर से इधर से इधर से रास्ते, में आपको आगे दिखाता हूँ। देखो जैसे होता क्या है कि ऐसे सड़कें जाई जाती, मतलब जो बॉर्डर होता है किसी भी कंट्री के साथ, हमारा अगर बॉर्डर रहता है तो कई जगह सड़कें रहती हैं, है ना, कि उधर के लोग क्या कर सके, इधर आ जाए, और इधर के लोग उधर जा सके, या कोई सामान हम इधर से उधर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो आसानी से आस पास मतलब आर पार जा सके। तो इसके लिए क्या किया था, इन्होंने रोड बनाए थे, ठीक है। कोरियन गवर्नमेंट ने भी बनाया था, नॉर्थ कोरियन गवर्नमेंट ने, साउथ कोरियन गवर्नमेंट दोनों ने बनाए थे। तो इन्होंने क्या किया अभी रिसेंटली, ये सपोज करो ये बॉर्डर है, ये इनका बॉर्डर था, तो इन्होंने इसके इधर वाला जो एरिया था अपने ही बॉर्डर में, नॉर्थ कोरिया ने सारे बम लगा के अपने पूरे रोड उड़ा दिए, पूरे के पूरे रोड उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। ये है किम जोंग। अब इन्होंने क्या किया, ये जो आप इनका बॉर्डर था, यहाँ से इन्होंने क्या कर दिया, सारे रोड को खराब कर दिया। खराब इन द सेंस कि अगर कोई इधर से इधर आना चाहे पैदल तो नहीं जा पाएगा, ट्रक से भी नहीं जा पाएगा, ठीक है। अब इनके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, क्या, एयर। आप एयर के अलावा इधर से उधर नहीं कर सकते हो, है ना। क्योंकि अगर ये रोड खराब हो गया, मान ली मैंने यहाँ तक 1 किलोमीटर तक रोड ही उड़ा दिए पूरे, ठीक है, इधर इधर पूरा खाइयां है, तो आप कैसे जाओगे, है ना। ये रोड बना था यहाँ पे, मैंने इसको बम लगा के पूरा यहाँ से उड़ा दिया, है ना, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक पूरा पूरा रोड ही खराब कर दिया। आप अंदर, अब आप कैसे जाओगे, है ना। तो ये समस्या हो जाएगी कि मिलिट्री अपने टैंक से नहीं ले जा सकती है, ठीक है। आपके सैनिक अंदर इंटर नहीं कर सकते हैं, अगर युद्ध हो गया सोचो आप, तो आपके ना टैंक्स जा पाएंगे, ना सैनिक जा पाएंगे, ना ट्रक्स जा पाएंगे, ना कोई आप मिसाइल्स इन इस बॉर्डर के उस पार ले जाके बसकली इनके ऊपर हमला कर पाओगे, ये ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो एक अच्छी स्ट्रेटजी है इनकी, कहने के लिए तो आप कह सकते हो कि यार अपने देश का रोड खराब के बेवकूफ़ी किया बंदा, है ना। लेकिन अगर आपको युद्ध लड़ना है तो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप चेहरा याद रखिए, किम जोंग, आपने देखा भी होगा बहुत बार, है ना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। हाँ, साउथ कोरिया की अगर कैपिटल की बात करें तो याद रखिएगा सियोल है, और नॉर्थ कोरिया की प्योंगयांग है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, जो आपसे कभी पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस की बात करेंगे। एससीओ का सबमिट हुआ पाकिस्तान में, ठीक है, हमारे तरफ से एस जयशंकर गए थे, तो वो ठीक है, वो तो कहानी होगी। बाकी आप टीवी पे पॉलिटिकल वगैरह देखेंगे, वो सब हमारे एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं होता है। जो हमारे काम का है, जो इंपॉर्टेंट, हम उसकी चर्चा करेंगे। देखो इस इस जो एससीओ सबमिट हुआ ना, इस एससीओ समिट में तापी की बात की गई। अब तापी क्या है, तापी तो वैसे बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट मतलब सोच रहे हैं हम काफी टाइम से, लेकिन पाकिस्तान की वजह से ये कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और इसका फुल फॉर्म तापी की अगर बात करें तो ये है तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया, ठीक है। इन चारों जगह से गैस पाइपलाइन जाएगी, ठीक है, एनर्जी गैस पाइपलाइन जाएगी। तो देखो ये है तुर्कमेनिस्तान, है ना, पहला कंट्री जहाँ से ये चालू होगा। फिर होते हुए ये आएगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से फिर आएगा ये पाकिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, इंडिया। तो ये यहाँ से गैस पाइपलाइन चलेगी और ऐसे होते 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 इंडिया में आएगी। तो देखो कौन कौन सी कंट्री है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है और इंडिया है। तो इसका फर्स्ट लेटर लेके हमने इसको क्या बना दिया है, तापी नाम रख दिया है, ठीक है। टी से तुर्कमेनिस्तान, ए से अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, आई से इंडिया। अब अगर ये पाकिस्तान मान जाता तो सपोज करो इसको भी, अफगानिस्तान को भी बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज मिल जाते, गैस मिल जाते, पाकिस्तान को भी मिलता, ऐसा नहीं, पाकिस्तान को भी मिल जाता और इंडिया को भी मिलता, ठीक है। तो सब ओवरऑल सबका डेवलपमेंट होता, लेकिन यहाँ पे लोग डेवलपमेंट नहीं चाहते हैं, है ना। चलो अब बात करें एससीओ की। देखो एससीओ बना था दोस्तों, आई थिंक 15 जून 2001 में, हाँ 2001 में बना था, ठीक है। तो इसमें जब शुरू शुरू में बने थे तो 6 मेंबर थे। कौन कौन सा था, रसिया था, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान
और आपका चाइना। इन्होंने 6 लोगों ने मिलकर बेसिकली शुरू में बनाया था। फिर 2017 में बेसिकली ऐड हुआ, इंडिया ऐड हुआ, प्लस पाकिस्तान ऐड हुआ, तो ये टोटल 8 हो गए थे। फिर उसके बाद ईरान हुआ ऐड 2023 में, तो 9 हो गए, है ना। 6 2 8 1 9। और अभी रिसेंटली कौन ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया आपका बेलारूस। तो टोटल अभी एससीओ में कितने मेंबर हो जाएंगे, 10। ठीक है, जून 2000 जुलाई शायद, आई थिंक, हाँ जुलाई 2025 में 2024 में ऐड हुए हैं ये। ठीक है, फाइनली हो गए हैं। तो ये टोटल अभी 10 कंट्रियां हो गई एससीओ में। तो आपसे ये पूछ सकता है कि एससीओ का फॉर्मेशन कब हुआ था, 2001 में हुआ था। इसके मेंबर कंट्री कौन कौन सी है, तो ये याद रखिएगा। आई थिंक मैंने आगे, हाँ नहीं, ठीक है, चलो। तो इतना बेसिक बेसिक मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी, ये याद रखिएगा आप। ठीक है, हाँ है तो ठीक है, वो थोड़ा आगे पीछे हो गया पीडीएफ, एक सेकंड। हाँ देखो, यहाँ पे मैंने लिख रखा है। ठीक है, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये टोटल 15 जून 2001 को बने थे। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान 2017 में ऐड हुए थे। ठीक है, इन्होंने स्टार्ट यहाँ से किया था, 2017 में फाइनली उनको ऐड कर दिया गया था। ये 2023 में ऐड कर दिया गया था ईरान को, और बेलारूस को भी कर दिया गया जुलाई 2024 में। ठीक है, तो ये इनके मेंबर्स हैं, याद रखिएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा सकता है, क्योंकि देखो इंडिया पाकिस्तान की जहां बात आएगी करंट अफेयर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एससीओ क्या है, एससीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें टोटल 10 कंट्रियां हैं। ठीक है, और ये याद रखिए कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ था, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। संघाई में इसका हुआ था, इसलिए संघाई इसको कॉपरेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं 5 आई अलायंस की। देखो ये आपसे बस एग्जाम ये पूछा जा सकता है कि 5 आई अलायंस क्या है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। देखो, आप अगर पूरे वर्ल्ड को देखोगे ना, मतलब देखो जैसे ये पूरा वर्ल्ड है ना, ये पूरी पृथ्वी का मैप है एक तरह से। ठीक है, आप इधर देखोगे तो ये नीचे अंटार्कटिका आ जाता है, ऊपर आर्कटिक आ जाता है। ठीक है, ये नॉर्थ नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, ये साउथ अमेरिका आ जाता है, ये अफ्रीकन कंट्री आ जाती हैं, ये यूरोप आ जाता है, ये पूरा एशिया आ जाता है। ठीक है, आप देखो, अगर आप साउथ कोरिया में जाओ, साउथ अमेरिका में जाओगे ना, तो यहाँ पे ब्राजील आ जाता है, अर्जेंटीना आता है, अपनी इनकी अपनी अपनी लैंग्वेज है। अफ्रीका में आओगे तो हर कंट्री में अपना अलग अलग लैंग्वेज है। एशिया में आओगे तो रसिया में रसियन लैंग्वेज बोली जाती है, यहाँ पे इनकी अलग बोली जाती है। इंडिया में हिंदी और अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इधर आओगे मिडिल ईस्ट में, तो इधर आप देखोगे तो सऊदी अरबिया उर्दू और अपना अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं लोग, है ना। अफगानी, इधर अफगानिस्तान में आओगे तो अफगानी बोलते हैं। बट यूरोप में भी देखोगे तो फ्रांस में फ्रेंच बोलते हैं, जर्मनी में जर्मन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन इंग्लैंड इंग्लैंड ने दोस्तों 16वीं सदी के आसपास बहुत सारे देशों पर राज किया। कहाँ कहाँ, इंडिया में भी रहे, तो इसलिए आपको यहाँ पे इंग्लिश का इन्फ्लुएंस मिलेगा। अगर हिंदी के बाद किसी लैंग्वेज को, हिंदी से भी ज्यादा आज के टाइम में हम इंग्लिश को प्रेफरेंस देने लगे हैं, है ना। ऑस्ट्रेलिया पे राज किया इन्होंने, न्यूजीलैंड पे राज किया, अमेरिका पे राज किया था, और कनाडा पे राज किया था। तो आप ये पाएंगे कि देखो, कनाडियन इंग्लिश बोलते हैं, अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश बोलते हैं, और न्यूजीलैंड के लोग इंग्लिश बोलते हैं। और वाइट रेसेस, जो वाइट स्किन के लोग हैं, ये यहीं पे पाए जाते हैं। तो इन्हीं का एक अलायंस है, क्या इसको बोलते हैं, I5। अगर इन पांचों देशों के खिलाफ कोई होता है ना, तो ये लोग क्या करते हैं, सारा अपना गुट बना लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं 5 आइज। कौन कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, न्यूजीलैंड है, यूनाइटेड स्टेट्स है, ठीक है, और यूके है। तो ये याद रखिएगा 5 आइज में कौन कौन सी कंट्री है। ठीक है, तो इनका अपना ही एक ग्रुप चलता है। अगर इनके खिलाफ कोई भी कंट्री लड़ रहा है, तो ये आपस में मिलके उसके खिलाफ बाकी सारी चीजें करना चालू कर देते हैं। अच्छा, ये अभी चल के हो रहा है। इंडिया कनाडा का रिलेशन बहुत अपने खराब स्टेज पे है ना। हमने अपने राजदूत वगैरह कनाडा से इंडिया बुला लिए, यहाँ से हमने यहाँ पे बुला लिया, है ना। तो अब कनाडा इसमें इसका मेंबर है 5 आइज का, तो अब ये बाकियों के ऊपर प्रेशर बनाएगा कि क्या करो, इंडिया के ऊपर प्रेशर बनाओ, है ना। ठीक है, क्योंकि खालिस्तानी मूवमेंट चलाने वाले को, एक पर्सन को हम मतलब कनाडा में मार दिया गया था, और कनाडा का ये आरोप था कि इंडिया के स्पाई ने बेसिकली इनको मारा है। ये अभी भी एलिगेशन है उनका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक रिपोर्ट है दोस्तों, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट। ये कौन निकालता है, ये याद रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा रिलेवेंट हो जाता है ना। तो देखिए, वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट निकालता है दोस्तों IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है। ठीक है, अब इसमें ये कहा गया कि नेट जीरो इमिशन हो जाएगा 2070 तक, किसका, इंडिया का। अब नेट जीरो का बेसिकली मतलब क्या है, नेट जीरो का मतलब ये है कि हम ऐसे एनर्जीज का उपयोग करना बंद कर देंगे, जैसे कोयला, कोयले का बर्न करते हैं, इससे पोल्यूशन वगैरह बहुत ज्यादा होता है ना। तो ये हम बंद करके हम कहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जीज पे शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे सोलर पे, है ना, सोलर पे शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग, राइट। इसके अलावा और किस किस पे शिफ्ट हो सकते हैं, विंड एनर्जी। एक विंड एनर्जी एक अच्छा रिसोर्स है। ठीक है, अलग अलग रिसोर्सेज पे हम शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे हम पर्यावरण को कम नुकसान हो, हमें भी कम नुकसान हो, राइट। देखो, पर्यावरण को अगर नुकसान हो रहा है, तो इनडायरेक्ट वे में आपको भी नुकसान हो रहा है।
ठीक है, ये मानिए आप चाहे न मानिए, क्योंकि पोल्यूशन होगा बेसिकली पेड़ काटेंगे आप, पहले पेड़ काटेंगे तो पोल्यूशन होगा तो फिर आपकी हेल्थ इश्यूज आएंगे तो तरह तरह की क्या होंगी, आपको बीमारियां होंगी। ठीक है, तो ये बेसिक याद रखिएगा। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट कौन निकालता है, आईईए निकालता है। और भारत नेट जीरो इमिशंस की बात कब तक के लिए कर रहा है, 2070 तक के लिए कर रहा है। 2070 तक हम क्या करेंगे, नेट जीरो इमिशन कर लेंगे। ठीक है, कल का ये याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, नोबेल प्राइज ये आपको याद रखना है, लिटरेचर में किसको मिला, हांगकांग को मिला, फिजिक्स में किसको मिला, जॉन, ठीक है, हिंटन को मिला है, जॉन को और हिंटन को मिला है। मेडिसिन में किसको किसको मिला है, एम्ब्रोस और रुकवुन को मिला है। केमिस्ट्री में बेकर, डेमिस और जम्पर को मिला था। ठीक है, पीस में निहॉन, हिंडाक्यो, इंदाक्यों, ठीक है, ये जापान के ऑर्गेनाइजेशन है। और इकोनॉमिक्स में मैंने बताया था, डोरोन को मिला था, साइमन को मिला था और जेम्स रॉबिन्सन को मिला था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। हाँ, इकोनॉमिक्स में इन्होंने बेसिकली ये कहा था कि इकोनॉमिक्स वाले में इन्होंने ये कहा था कि देखो आज के टाइम पे ना आप देखेंगे कि ऐसा क्यों है कि कुछ देश बहुत अमीर है ना, जैसे अमेरिका को देख लो आप, और सूडान को देख लो, इतने अंतर क्यों है यार, एक देश बिल्कुल गरीब है, एक देश बहुत अमीर है। ठीक है, तो इन्होंने इसकी बातें की थी, डाइवर्सिटीज प्रॉस्पेरिटी की। ठीक है, देखो इन्होंने कहा था इनइक्वलिटीज हैं इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मतलब ये कितने ज्यादा अंतर क्यों है, गरीब देश बहुत गरीब क्यों है, अमीर देश इतने अमीर क्यों है। ठीक है, इसके मल्टीपल फैक्टर्स इन्होंने दिए हैं उसमें, बट ये थोड़ा सा याद रखिएगा कि इनको नोबेल प्राइज क्यों मिला है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना। चलो, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।